गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो रुपए की डेप्रिसिएशन को लेके इतनी सारी बातें चल रही है और वो कैसे एक ब्रॉडर ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो अभी देखिए, इंडिया एज अ कंट्री जो है, इंडिया आपकी एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया की एक लार्ज चंक की जो एनर्जी नीड्स होती है वो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से आती है, जिसको इंडिया इम्पोर्ट करता है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज। नाउ अभी जो ग्लोबल पूरी मार्केट है उसमें जो करेंसी होती है कोई भी ट्रेड करने के लिए वो जनरली यूएस डॉलर ही है, जिसमें आपकी जितने भी कंट्रीज होगी सभी का मोस्टली जो आपके रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स जो होते हैं वो आपके डॉलर्स में ही डिनोमिनेटेड होते हैं। इसी कारण जो भी आप ट्रेड करते हो इंटरनेशनल मार्केट में उसका एक लार्ज चंक आपको डॉलर्स में करना पड़ता है। सो जब इंडिया भी आपका क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसको जो पेमेंट करनी होती है वो डॉलर्स में करनी होती है। अब किसी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री जो है, कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं, बट अगर मेजरली हम लोग सिंपलिस्टिक लेने के लिए अगर हम लोग देखें कि जो भी कंट्रीज जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज होगी तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली दिखेगा कि उसकी जो करेंसी है वो कंटिन्यूसली फॉल करेगी एज कम्पेयर टू अदर अदर करेंसीज। नाउ अभी जैसे देखिए, अभी इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आज के डेट में इंडिया की जो पूरी अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखोगे वो अराउंड 600-700 बिलियन, अराउंड 690 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो जब इंडिया परचेस करता है, अब ये जो डॉलर्स अर्न करना है, डॉलर्स अर्न कैसे करता है इंडिया, अगर आप देखेंगे इंडिया की सर्विस सेक्टर्स काफ़ी अच्छी है। तो जब इंडिया एज अ कंट्री जब सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी कंट्रीज के लिए, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस वगैरह जो भी है, तो इनको डॉलर्स अर्न करते हैं। इसके अलावा कैसे अर्न करते हैं, अभी जैसे इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है जो मिडिल ईस्ट में काम करती है, H1B वीजा वाले आपके यूएस में काम करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में काम करते हैं, तो वो जो पीपल हुए मोस्टली आपके मिडिल ईस्ट वाले, तो ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं ये सब बाहर में पैसा अर्न करते हैं और अपने फैमिलीज को केरला में, गुजरात में, इवन आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे पैसे भेजते हैं, तो इसको कहते हैं रेमिटेंसेस। तो अराउंड कंट्री जो है हमारा लगभग 130-140 बिलियन डॉलर्स लगभग रेमिटेंस के वाया अर्न करता है। तो ये बेसिकली यहाँ से आप एक तरह से डॉलर्स अर्न कर रहे हो। और ये डॉलर की स्पेंडिंग कहाँ होती है, ये डॉलर की स्पेंडिंग होती है एक तो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है उसमें आपको चला जाता है। बाकी जो भी आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो, डिफेंस परचेजेस होते हैं, जितने भी हमारे S-400 एंड ऑल अदर थिंग्स, तो वहाँ पे ये स्पेंडिंग होती है। सो इसका इंटरप्ले होता है। अब ये चीज़ है। अब इसको मैं और एक्सप्लेन करने के लिए आपको चाइना से कंपेयर करते हैं। तो चाइना के आस पास देखोगे ना, चाइना अनलाइक इंडिया, चाइना इज अ वेरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। तो चाइना का देखेंगे पिछले 2 या 3 डिकेड्स में पूरे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है इतना स्ट्रांग हो गया है। तो चाइना अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड सेल करता है। तो जब आप सेल करते हो तो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को छोड़ देते हैं, अभी करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, आपके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वगैरह वगैरह होते हैं, उसकी बातें होती है। मर्चेंडाइज में क्या आता है, आपके जितने भी ये बाकी प्रोडक्ट्स हो गए, कपड़े वगैरह हो गया, मशीन्स वगैरह हो गए, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब अब ऐसी कंट्री जिसकी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इट्स इम्पोर्ट, तो वो नेट नेट में आपके डॉलर्स को अर्न करेगा। तो इसीलिए जब चाइना को देखते हो तो चाइना के पास आज जो फॉरेक्स रिजर्व है उनका वो अराउंड 1000 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो चाइना की जो करेंसी है वो अप्रिसिएटिंग करेंसी आपको दिखेगी, क्योंकि वहां पे आपको जो नेट आपका जो डॉलर्स है उसके आप अर्न करते हो। तो अनलाइक दैट इंडिया में जो इंडिया एज अ कंट्री जो है, अगर आप पिछले 4 या 5 साल का हिस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ये दिखेगा कि इंडिया का जो डॉलर है, इंडिया की जो रुपी है वो कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट होती है। तो अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो जो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, तो लगभग 1995 से लेकर अगर 2010 का टाइम देखोगे ना, तो पिछले 10 साल के पीरियड में जो रुपी है लगभग 40 से 50 रुपीज के बीच में डिप्रिशिएट किया था। तो अब देखिए, जैसे जैसे बेस बढ़ा होगा तो ये जो पीरियड होते हैं, जो 10 रुपए की जो फॉल दिखेगी आपको रुपये में, वो कम कम समय में दिखने लग जाएगी। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 2000 से लेकर 2010 के बीच में, तो लगभग 10 ईयर के पीरियड में आपको लगभग 20-25% का फॉल दिखता है। अब वही जो पीरियड है आप देखिए, यहाँ पे एक पीरियड हम लोग नोट करते हैं 2010 से लेकर 2015 का पीरियड। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इस चीज को, तो ये पीरियड कौन था, यहाँ पे जो आपकी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। तो जब कोई भी क्राइसिस का समय आता है, तो किसी भी क्राइसिस के समय में क्या होता है, अभी देखिए, उस टाइम पे जितनी भी मनी है वो सेफ हेवंस की तरफ जाना चाहेगी। तो जो ग्लोबल करेंसी है वो कौन सी है, अभी तो डॉलर से आज के डेट में भी इवन डॉलर की मतलब डोमिनेशन कम हो रही है, बट स्टिल डॉलर इज द मेजर रिजर्व करेंसी। तो जितना भी मनी है ड्यूरिंग एनी क्राइसिस दैट विल फॉल बैक टू द यूएसए, वहाँ के ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदेंगे वो लोग। तो इसीलिए आपको जब 2010 से लेकर 15 का बीच देखोगे ना, तो वहाँ पे एक शार्प फॉल दिखता है ना। तो उस पीरियड में आपको दिखा यहाँ पे 50 से 60 रुपीज का जो फॉल है वो आपको 4 साल में दिख गया। फिर वहीं आप देखेंगे जब स्टेबल टाइम आया, तो जो मेजर इकोनॉमीज है जहाँ पे वो आपका ग्रोथ काफी ज्यादा है, तो वहां पे भी आपको फॉल दिखेगा, बिकॉज नेट नेट तो इंडिया ऐसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, बट उसके बावजूद भी जो फॉल का समय है वो बढ़ गया। अब अगेन आप यहाँ पे कोविड का पीरियड देखिए और जो अभी का जो पीरियड चल रहा है, इसके बाद खास करके अभी वाला जो पीरियड है,
यहाँ पे भी अगेन आपका जो रुपये का फॉल है काफ़ी ज़्यादा दिखा है। ऐसा क्यों हुआ है? अब इसको समझना है अगर आपको, तो आपको ऐसे जानना पड़ेगा। अभी देखिए यूएस में जब ट्रम्प गवर्नमेंट के बाद उनका फोकस क्या है? सो यूएस की जो रिजर्व करेंसी है वो आपकी डॉलर है। तो जब आप डॉलर रखते हो तो बेसिकली आपको यू आर द नेट सप्लायर ऑफ दैट रिजर्व करेंसी। सो आपके डॉलर की डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड किस फॉर्म में है? एक तो ट्रेड करने के फॉर्म में और दूसरा एज अ रिजर्व करेंसी। इंडिया में भी जो नेट नेट आपका अगर 700 बिलियन डॉलर का हम लोग रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व मानेंगे, तो उसमें भी एक लार्ज चंक जो लगभग 90% है वो आपके डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है। तो ऐसी बाकी कंट्रीज फिर उसको रखती है, तो इसलिए डॉलर की डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब डॉलर की डिमांड आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी तो डॉलर एक एप्रिसिएटिंग करेंसी हो जाएगा। सो डॉलर विल एप्रिसिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड। सो तो अब जब डॉलर एप्रिसिएट करता है, तो जब कोई करेंसी एप्रिसिएट करती है, चलिए इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंडिया में जब डॉलर एप्रिसिएट करेगा तो इंडिया के जो आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। तो जब इंडिया की करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है तो यहाँ पे आपके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप $1 में लगभग, पहले अगर आप ₹80 का सामान बेच पाते थे, तो अब जो बाहर वाली कंट्री है वो $1 में अब ₹90 का सामान खरीदेगी, है ना? तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उतना ही है, बट जब आप उसको बाहर बेचोगे तो और सस्ता पड़ने लग जाएगा। तो एक्सपोर्ट आपकी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। अब चलिए इसको लेके चलते हैं वापस यूएस के केस में। तो सिंस हमने देखा कि यूएस एक रिजर्व करेंसी है, तो वहाँ की डॉलर एप्रिशिएट करती है, तो वहाँ पे जो उनकी जो मतलब जो यूएस की जो इंटरनल करेंसी है वही अप्रिशिएट करती है। तो इसके कारण जो उनकी एक्सपोर्ट्स होती है वो आपकी लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो इसीलिए जो यूएस गवर्नमेंट है उनका जो मागा बेस है वो बेसिकली ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू द यूएसए वाला कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो इसीलिए उनको अब मैन्युफैक्चरिंग बैक टू द यूएसए लाना है। उसके लिए क्या करना होगा? डॉलर को डिप्रिशिएट करना होगा। उसके लिए वो लोग टैरिफ्स का यूज करते हैं। तो इसके कारण क्या है, पूरे वर्ल्ड अक्रॉस अगर आप देखोगे ना, तो आप देखेंगे जितने भी करेंसीज है, मतलब आप ब्रिटेन की करेंसी देख लीजिए या फिर जितनी भी और मेजर करेंसीज है, वो सभी आपको दिखेगा वो सभी डॉलर्स के रिस्पेक्ट में एप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सिंस यूएस जो है वो अपना डॉलर्स की सप्लाई को कम कर रहा है एक तरह से टैरिफ वगैरह से। जब आप टैरिफ लगाते हो तो सामान कम आएंगे तो आपको डॉलर्स कम पे करने पड़ेंगे। तो उसके कारण जो है डॉलर की एक तरह से वर्ल्ड में सप्लाई कम हो रही है। और दूसरा एक और कारण क्या है, आपने अगर देखा है, पिछले मैंने एक और वीडियो बनाया था 1 मंथ पहले आई थिंक, तो जो गोल्ड के प्राइसेस है उसको मैंने टैरिफ से कनेक्ट किया था। तो जो गोल्ड के प्राइसेस है वो भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जो एशियन इकोनॉमीज है, स्पेशली योर चाइना एंड इंडिया, ये जो दोनों कंट्री है, ये आपकी कंटिन्यूसली गोल्ड को परचेस कर रहा है। तो उसके कारण जो होता है बेसिकली क्या है, डॉलर की जगह आप अपने जो पूरे फॉरेक्स रिजर्व है उसको एक तरह से आप गोल्ड में डिनोमिनेट कर रहे हो एक छोटे से परसेंटेज को। तो उसके कारण क्या है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो अगेन जो डॉलर की डिमांड है वो कम हो रही है। तो इसके कारण अगेन जब डॉलर अगेन डिप्रिशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, ड्यू टू वन आपके जो टैरिफ्स लगाए हैं आपने, और दूसरा जो आपका एक और कारण है, एक तो मैंने डॉलर को, एक तो आपको गोल्ड वाला कारण हो गया, जो बाकी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज गोल्ड को ले रही है इंस्टीट्यूट ऑफ डॉलर, तो डॉलर की डिमांड वहां से कम हो रही है। दूसरा, मिस्टर ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए, तो नेट नेट जो डॉलर की सप्लाई है टू द वर्ल्ड वो भी कम हो रही है। थर्ड थिंग, इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो यूएस में भी अभी जो कोविड के बाद जो मॉनिटरिंग ईजिंग हो रहा है, ईजिंग कहने का मतलब क्या है, जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं बॉन्ड के, जैसे इंडिया में रेपो रेट होता है वैसे ही वो कम हो रहा है। जब रेट्स कम होंगे तो जो यूएस बॉन्ड्स है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम मिलेगा। सो तो उसके कारण जो है, जो इन्वेस्टर्स होंगे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, दे विल मूव टू द इमर्जिंग इकोनॉमी। अब देखिए ये कैसे होता है, दो तरह की चीजें हैं। अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर है, उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है आपको अपने पैसे पे इंटरेस्ट अर्न करना। सो इट विल चूज वैसी इकोनॉमी जहाँ पे बहुत ज्यादा है। बट जब आपके इंटरेस्ट रेट साइकिल्स बढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आप देखेंगे ना, तो सिंस अब देखिए यूएस में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ऑलरेडी मुझे वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो मैं किसी और इकोनॉमी में क्यों जाऊंगा? अब जब रेट कट साइकिल्स होते हैं तो यूएस की इकोनॉमी में आपको रेट्स कम मिल रहे हैं, देन आई विल बी कंपेल्ड टू मूव इन अदर कंट्रीज। सो ये जो दो या तीन कारण मैंने बोले, इसीलिए क्या हो रहा है, बेसिकली डॉलर की डिमांड कम हो रही है, इसलिए डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है। और जब डॉलर डिप्रिशिएट करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी मेजर जो इकोनॉमीज है वहाँ की करेंसीज बढ़ रही है, जैसे कि चाइना की युआन है, फिर आपकी ब्रिटेन की पाउंड करेंसी हो गई, सारे बढ़ रहे हैं। अब इसी में क्या होता है, आपने अभी देखा कि इंडिया की जो करेंसी है वो कंटिन्यूसली गिर रही है। ठीक है, एक तो मैंने आपको जो नेचुरल कॉज बताया कि इंडिया की करेंसी गिरेगी, वाई? बिकॉज इंडिया इज ए इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। बट इसके अलावा भी जो कारण है वो अगर आप देखेंगे ना, कुछ इंडिया के केस में कुछ कारण और अलग है। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में हमारे गवर्नमेंट ने जितने भी बायलेटरल अग्रीमेंट्स थे, मतलब जो एफडीएस वगैरह थे, आई थिंक लास्ट 1 या 2 साल पहले, उस सभी को कैंसिल किए थे, बिकॉज दे वर नॉट फेवरेबल टू इंडिया, है ना? क्योंकि उससे क्या हो रहा था, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं बाहर की कंट्रीज से वो सारे इंडिया में डंप हो रहे थे, बट इंडिया की जो सर्विसेज में डोमिनेशन है, मतलब इंडिया के जो हॉस्पिटल वर्कर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आईटी वाले काम करने वाले लोग हो गए, टूरिज्म वाले लोग हो गए, ये लोग बाहर जाते थे, इनको उतना फायदा नहीं होता था।
तो इंडिया ने वो सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स को कैंसिल किया और इंडिया अब धीरे धीरे नए नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, फिर अभी यूके से फिर आपका यूरोपियन यूनियन से बात चल रही है, मतलब जनवरी में उनको चीफ गेस्ट की तरह से बुलाया है, तो वहां से भी बातें चल रही हैं, फिर जापान और बाकी कंट्री से भी बातें हो रही है। तो अगर आप पिछले कुछ समय का ट्रेंड देखोगे तो इंडिया में जो एफडीआई के फ्लोज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मतलब बाहर की कंपनीज आती है अपनी इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, मोबाइल फोन्स बनाएंगे, तो उसमें कमी दिख रही है। ऐसा नहीं है एफडीआई इंडिया में नहीं आ रहा है, एफडीआई इंडिया में आ रहा है, बट एक होता है आना एक और एक होता है जाना। तो जो नेट इनफ्लो है वो नेगेटिव है, तो इसके कारण जो है एफडीआई इनफ्लोज है, आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा, तो उसमें भी आपको कमी दिखी है। इसके अलावा एक और अगर आप चीज देखेंगे, आप देख रहे हैं, तो जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्यों इंडिया में आते हैं? दे आर कमिंग इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सम रिटर्न्स। अभी आप देख रहे हैं कि वो सभी इंडिया से बाहर की तरफ चल रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दो डेटा दिखा रहा हूँ। एक आप देखेंगे पूरे, आप पिछले लास्ट 10-15 साल का डेटा देखिए, तो आपको कंटिन्यूसली दिखेगा एक लार्ज चंक ऑफ टाइम में वो लोग नेट नेट इंडिया में इन्वेस्टर्स ही हैं। वो लोग इंडिया में इन्वेस्टर क्यों हैं? बिकॉज दे फाइंड इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, जहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। बट अभी दो चीजें हुई पिछले कुछ सालों में, एक तो यूक्रेन रसिया वाला वॉर हो गया, उसके कारण अगेन जब भी मैंने बोला आपको जो भी क्राइसिस दिखता है, एक जो मैंने आपको 2008 का टाइम बताया जहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो वहाँ पे जो पैसे हैं दैट विल गो बैक टू द सेफ हेवंस। एंड व्हाट इज सेफ हेवंस? जो आपकी रिजर्व करेंसी है, तो वो आपकी गोल्ड एज वेल एज डॉलर में चली जाती है। तो इसीलिए आपको 2008 के टाइम पे दिखेगा कि जो मनी है वो एफपीआई का नेट सेलिंग दिखा है। दूसरा आपको दिखेगा 2022 के टाइम पे, तो वहां पे भी आपको दिख रहा है सिंस रसिया यूक्रेन हो गया, तो अगेन वॉर्स वगैरह होते हैं, तो बैक टू द गोल्ड एंड अगेन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। और तीसरा चीज आपको दिखा 2025 के टाइम पे, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली एक और इशू हो गया है। अगर हम लोग देखें, सो जस्ट एक अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो अभी आपने देखा कि इंडिया और आ, पाकिस्तान वाली वॉर हो गई। दूसरा, मिस्टर ट्रम्प ने आपको रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए, तो इसके कारण पूरा अनसर्टेन बन गया। तो अगर आप देखेंगे, अगर पीरियड देखिए, तो अप्रैल के बाद से जब रेसिप्रोकल टैरिफ जो पूरे कंट्री वर्ल्ड पे लगा था, तो जब यूएस ने पॉज किया था, तो यहाँ पे आपको रुपी वापस से अप्रिशिएट करता हुआ दिखेगा। बट जैसे ही इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और जो भी इशूज आए, उसके बाद से कंटिन्यूसली इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसमें डिले हो गया है, और अभी तक वो साइनिंग नहीं हुआ है। तो उसके कारण अगेन जो रुपी पे कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है, और अगेन बैक टू द आपके एफपीआई वगैरह का सेलिंग हो रहा है, तो उसी कारण रुपी जो है कंटिन्यूसली आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द थिंग्स। ओके, इसके अलावा अभी तो इंडिया चाइना की मैंने बात कर ली। अभी देखिए, ओके, सो तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि इंडिया की रुपी जो है, हाँ, एक तो मैंने आपको एफडीआई जो इंडिया में कमी है उसकी बात कर ली, एफपीआई का जो नेट फ्लो है वो भी कम हो रहा है, तो और जो इंडिया यूएस टैरिफ वगैरह चल रहे हैं, उसकी इस दोनों तीनों के कारण जो इंडिया में अभी जो रुपी है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। बट यहीं पे आप देखिए ना, जो इंडिया को इसमें उतना इशू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए, इंडिया का जो मेजर इंपोर्ट होता है वो क्या होता है? वो आपके क्रूड ऑयल्स होते हैं। अभी इंडिया को इसमें एटलीस्ट थोड़ा सा हेजिंग है। हेजिंग कैसे है? बिकॉज इंडिया इज इम्पोर्टिंग द चीप रशियन ऑयल्स। तो एक तरह से जो अगर जो रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पे, वो आपको कंपनसेट कर जाता है जो आपको चीप रशियन ऑयल्स मिल रहे हैं वहां से। सो इस तरह का बैलेंस बना हुआ है अभी। ओके, तो इसी सब चीजों के कारण देखेंगे ना, अभी जो इंडिया में डिस्पाइट अगर आरबीआई ने आपके रेट वगैरह कट किए हैं, उसके बाद भी जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कम नहीं हो रहे हैं अपने। और अगर आप कुछ और कारण देखेंगे, तो एक और चीज क्या होती है ना, जब आप रुपी डेप्रिसिएट होता है, तो पहले जो कारण था, पहले इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं लोग कि उसको करेंसी नेशनलिज्म की तरह से ट्रीट किया जाता है कि भाई रुपी डेप्रिसिएट नहीं करना चाहिए। तो जब आप रुपी को, जो उसका नेचुरल कॉज है, जब आप इकोनॉमिक चीजों की तरह से उसको डेप्रिसिएट करने नहीं देते हो, तो वो एक ग्राउंड तैयार करता है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह हो गए, और भी कुछ वेल नोन नेम्स है वर्ल्ड में, वो आके क्या करते हैं, बेसिकली दे एक्ट एज अ प्रेडेटर्स। और जब भी आपको ये कुछ स्पेकुलेशन दिखता है, सो बेसिकली क्या है, आप देखिए, अगर आरबीआई जाके मार्केट में कंटिन्यूसली फॉरेक्स मतलब सेल करेगा, फॉरेक्स सेल करेगा मतलब क्या, डॉलर सेल करेगा। जब डॉलर वो सेल करता है, तो बदले में क्या मार्केट में आएगा? डॉलर को वो सेल किया, तो उसके बदले में वो रुपी लेगा ना। हाँ, एक चीज देगा तो कुछ लेगा भी। तो बेसिकली क्या होता है, वो पूरी इकोनॉमी से रुपी सक कर लेता है। तो रुपी जब सक किया, तो रुपी की सप्लाई कम हो जाएगी वहां पे। रुपी की सप्लाई कम होती है, तो अगेन जो बॉन्ड बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, आप देखिए सिंपल सी बात है, रुपी की सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होता है, तो उसकी जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बढ़ जाएगा, तो उसके कारण बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे ना, डिस्पाइट द रेट कट्स, जो आपके बॉन्ड प्राइसेस है इंडिया में, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसकी रेट्स कम नहीं हुए हैं। तो इस तरह से देखना है। और अगेन, जब इस तरह की चीजें कोई गवर्नमेंट करती है, तो उसके कारण क्या होता है, जितने भी स्पेकुलेटर्स होते हैं वो लोग आ जाएंगे। तो और वो लोग क्या करते हैं,
सिंस उनको दिखता है कि ये दिस इज नॉट द नेचुरल कॉज ऑफ एक्शन, तो वो लोग क्या करते हैं, उन करेंसीज को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका दो बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक 1992 में आपका जो लंदन बैंक है, उसको वहाँ पे पाउंड वगैरह में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे भी उससे बेसिकली गवर्नमेंट को बहुत इश्यूज आ गए थे। और सेम आपका इशू था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, मतलब इंडोनेशिया वगैरह में। तो इसी कारण क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी सी रिलक्टेंट होती है कि हम लोग ये मार्केट में जाए और इस तरह के प्राइस मैनिपुलेशन करें। सो ऑल्दो अगर बहुत रिक्वायर्ड होती है तो आरबीआई करता है, बट अभी वो वाली पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आप देखेंगे तो रूबी का थोड़ा डिप्रिसिएशन आपको दिखेगा। सो यही सारे कारण हैं। तो इससे आपको एक तरह से बॉटम लाइन मालूम चल गया होगा कि रुपये डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये एक नेचुरल कॉज ऑफ एक्शन है। तो जब तक इंडिया एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री रहेगा, है ना, तो और तब तक इंडिया का जो रुपये है वो डेप्रिशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू आपके डॉलर्स। और जब रुपये डेप्रिशिएट करता है तो एक और चीज़ आप देखिए, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग ये देखेंगे ना कि अगर रुपये डेप्रिशिएट होता है वो अपने एक्सपोर्ट को थोड़ा डिले कर देते हैं, और जो इंपोर्टर्स होते हैं वो और पहले लेके आते हैं। तो इसके कारण जो आपके बैलेंस अकाउंट है ना, जहाँ से आप डॉलर्स अर्न करते हो, डॉलर स्पेंड करते हो, उसमें अगेन डिफरेंस आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द होल पिक्चर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, वन, इट इज अ नेचुरल कॉज। इसका जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो कम कब होगा, वो कम तब होगा जब वापस आपके एफडीआईज के इन्फ्लो आएंगे, एफपीआईज के इन्फ्लो आएंगे। और ये कब होगा, ये इसका एक मेजर ड्राइवर होगा आपका इंडिया यूएस ट्रेड डील। तो अभी जो अनसर्टेनिटी बनी है उसी इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें चल रही है, और आरबीआई भी रिलक्टेंट है आपको अगेन फॉरेक्स को सेल करने के लिए, बिकॉज क्या होता है, एक लिमिट तक ही वो सेल कर सकता है। अगर वो ज्यादा सेल करेगा तो उसके फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो लगभग देखेंगे आप, पहले आई थिंक पीक में कुछ $700 बिलियन गया था, वो अभी घट के आई थिंक 690 या $680 बिलियन के आसपास हो गया है। तो वहाँ पे भी आरबीआई ने उसको भी सेल करना कम कर दिया है। सो इस तरह से ये सारी 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 चीजें कनेक्टेड है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रुपये डिप्रिसिएशन। थैंक यू वेरी मच।